कैमरा का लग गया था लगभग 80 सब कर सकते हैं यूट्यूब नमस्कार। आप तमाम पूरी दर्शकों का मुफ्ता के इस परीक्षा गृह में हम त्याग वैशाली संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में नाटक मंचन कितना कठिन कार्य है। यूँ तो दर्शकों तक मनोरंजन तक ही बात पहुँचती है, लेकिन ये नाटक से जुड़े लोग, रंगकर्मी या इसके आयोजक, उन्हें पता होता है कि नाटक को मंच तक लाने में कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। आज बहुत खुशी की बात है, संस्था त्याग द्वारा त्याग वैशाली की नवीनतम प्रस्तुति दो बहनें, ये दो बहनें, ये जो नाटक है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक है और शब्द तो बहुत छोटे हैं लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। और विश्लेषण में व्यक्तिगत तौर पर करना उचित नहीं समझता, क्योंकि आज इसी शब्द के ऊपर नाटक तैयार किया गया है और ये नाटक देखने के बाद आप खुद निर्णय करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचना में किस हद तक सामाजिक कुरीतियों का समावेश किया है, समाज की संरचना को अपनी कलम द्वारा कितनी ऊंचाइयों तक दर्शाया है। उसमें हमारे समाज के बीच जो द्वेष की भावना है, समाज के लोगों में जो द्वेष की भावना पनपती है, खास करके एक परिवार में ही दो सदस्यों के बीच, चाहे वो संबंध भाई का हो, बहन का हो या कुछ अन्य भी, लेकिन उनके बीच प्रतिद्वंद्विता की भावना कैसे पनपती है और ये किस हद तक परिवार को, के सदस्यों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में सोचने को मजबूर करते हैं। बल्कि यहाँ तक कि हम दो भाई हैं और अगर हमारे बीच कहीं द्वेष की भावना पनप गई, दो बहनें हैं, हमारे बीच कहीं एक दूसरे के प्रति जो भावना मन में बैठ गई तो उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इन्हीं ओर विरोध के बीच, इन्हीं सब तथ्यों को समावेश करते हुए हमारे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ये कहानी है और उस पर आधारित आज का ये नाटक। ये क्या हो रहा है? ये नाटक एक महीने में और भी खास है। खास इसलिए कि इस नाटक को एक महिला रंगकर्मी द्वारा निर्देशित किया गया है और उनके ही निर्देशन में इस नाटक को तैयार किया गया है। और इस नाटक के निर्देशिका पिंकी कुमारी हैं और
वो अपने अनुभव के आधार पर इस नाटक को तैयार करने में अपना जी जान लगा दी, जिसका प्रतिफल आपके समक्ष कुछ ही देर के बाद प्रस्तुत होने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच एक बहुत ही ख्याति प्राप्त रंगकर्मी और समाजसेवी एमडी आलम जी इस प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं। उनसे सादर आग्रह करेंगे कि कृपया मंच पर आए और अपने मुखाग्नि से दो शब्द हम लोगों के लिए कहें। आलम जी। सबसे पहले निष्पा के प्रेक्षागृह में आए तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस त्याग संस्था पूर्व वैशाली को भी तमाम दर्शकों, तमाम कलाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बधाई देता हूँ। आज जो प्रस्तुति है हिंदी नाटक दो बहनें, रंगकर्मी। रंगकर्मी जिसे कहते हैं, शायद आपको पता ही होगा कि रंगकर्मी कितनी कठिनाइयों को झेलकर, कितनी परेशानियों को उठाते हुए एक किसी कहानी को लेकर अलग अलग से मूर्तियों को चुनकर माला बनाकर उसको इस मंच पर प्रस्तुत करते हैं। ज़रूरत है उसे ध्यान से सुनने, देखने और समझने की और हौसला अफजाई करने की। जब कुछ अच्छा लगे, कलाकारों का खुराक और कुछ नहीं होता, न पैसा, न धन, न दौलत, न वस्त्र आभूषण। कलाकार इसके भूखे नहीं होते। कलाकार भूखे होते हैं तालियों के, उनका पेट तालियों से भरता है। इसलिए जब कुछ अच्छा लगे तो हौसला अफजाई करें कलाकारों का, तालियों से उनका स्वागत करें। कहते हैं कि लाख कठिनाइयाँ हो, रंगकर्मी से जीतते नहीं हैं। हमेशा ये कहते हैं कि अभी ये न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी ये न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। अभी ये न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हम हौसला जिंदगी भर, न हारेंगे हम हौसला जिंदगी भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हमेशा ये कलाकार इस हौसला अफजाई के साथ मंच पर उतरते हैं। जरूरत है उनको हौसला अफजाई की, तालियों से स्वागत करें, उनका हौसला अफजाई करें। इसी क्षण में आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित और निर्देशक विकी कुमारी द्वारा निर्देशन में। आइए नाटक को देखते हैं, सुनते समझते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं और तालियों से उनका स्वागत करते हैं। दो बहनें, नाटक का नाम है दो बहनें। फिर से मैं आपको एक बार ढेर सारी बधाइयों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नाटक आइए देखते हैं, दो बहनें। धन्यवाद। आलम साहब ने बखूबी बयान किया आज के इस नाटक पर प्रकाश डालते हुए। तो आइए विलंब न करते हुए प्रस्तुत है आज का नाटक दो बहनें। तो आइए देखते हैं विकी कुमारी द्वारा निर्देशित मुंशी प्रेमचंद पर आधारित नाटक दो बहनें। शायद
ये हैं बड़ी बहन रूप कुमारी। फनी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये है छोटी बहन राम दुलारी। लेकिन दोनों बहनों की मुलाकात एक दूसरे नातेदार के घर शादी के वक्त होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और खूब रोड होकर खुश होते हैं। तो बड़ी बहन रूप कुमारी छोटी बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। रूप कुमारी को कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत में देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना शाम चढ़ा सकती थी उससे अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरज जैसे स्मृति में भी उसकी धुंधली सी परछाई भरे हृदय पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह तरफ उठती। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी यह आकर्षण कहाँ से आया, इसका पता लगाएगी। यह उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा आईना भी है। लेकिन भीड़ भाड़ में वो आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें भीड़ में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा नहीं। हाँ, ड्राइंग रूम में तो जरूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों की एक एक विलास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से बेटी बनकर नहीं रह सकती। इसके परिवार वाले को संपर्क कीजिए। इसकी
ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लहसुन तो नहीं होना पड़ता। अरे मेरे को 2 बच्चे हैं, वो भी 2 लाख। मुझे क्या जरूरत थी किसी ये दिखावा, ये स्वाद को डाल कर। अरे जीजी, अरे कहाँ हो गई दीदी? अरे मैं तो बस, अरे चलो चलो सभी बात कर रहे हैं, हमने कपड़े देखने वाले देखने वाले। अच्छा छोड़, इसके बिना बात मेरी हो कोई कोई हो। अरे पहले ये तो बताओ क्या कि जीजा जी अभी भी वही 25,000 का तरक्की रहेगी, कुछ तरक्की वरक्की भी होगी उनकी। हाय है तरक्की क्यों ना होगी? तुम्हारे जीजा जी इतने पढ़े लिखे सबसे आगे रहते हैं। और तुम्हें पता है, सुनेगी ना तो तेरा कलेजा वो हो जाएगा। ऐसा क्यों जीजी? हाँ पता है, उनकी तनख्वाह जो है ना, क्या बताऊं मैं, पूरे 45,000 हो गई है। और मैं तो रात की तरह पूरी घर में आराम से रहती हूँ। अच्छा 45,000? अच्छा छोड़, मेरी बात छोड़, तेरे पति कुछ काम करते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं? अरे कहाँ जीजी, शादी के बाद ही बीए बीच में ही छोड़ दिया। हाय राम, पढ़ाई भी छोड़ दी। और नहीं तो क्या, तुम भी कर दी, पढ़ लिख कर अपने औकात थोड़ी ना खराब करनी थी। ये एमए बीए तो एमए कोई कर ले। हाँ मेरे पति बड़े कंपनी में एजेंट है। एजेंट? हाँ जीजी एजेंट, पूरे 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह पाते हैं। और तो और क्या बताऊँ जीजी, और वो यात्रा भत्ता, खाना के लिए, वो सब के लिए अलग ही पैसा मिल जाता है जीजी। वो सब मिला करके ना जीजी 15,000 रुपये का अलग ही इनकम हो जाता है। पूरे वही 1,30,000 के लगभग महीने के लाके देते हैं। 10-15,000 में जीजी उनके जेब के खर्चा और 20-25,000 में घर के खर्चे चले जाते हैं। और बाकी के 10-15,000 रुपये में जीजी मैं अपने खर्चे अपनी खीसे में रखती हूँ। अच्छा है ये बता, अगर भाई एजेंटी में इतना ज़्यादा शौक है कि सारे कॉलेज सारे स्कूल बंद ही ना हो जाते, खाना तो लोग महंगे और फ्री में पढ़ाई करके छाप मारते रहते हैं। जी अरे ये तो हर कोई करता है। हाँ जी, लेकिन एजेंटी करना सबके बस की बात ना है। 100 में से 80 आदमी में तो ये गुण होते ही नहीं। फिर लेकिन किसी में यह गुण होता है कि वो एजेंटी करे, अपने सामान को बढ़ा चढ़ा कर बताना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों के आगे तो कितना भी जुबान ना खुले। मेरे लिए बड़े बड़े शेर साहूकार, बिजनेसमैन, बड़े बड़े अफसरों के आगे जाकर अपने शब्दों का माना जाकर रहते हैं, अपने उत्पाद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अच्छा ना वो झूठ की बातें बनाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और पैसा को ऐसे पास रखते हैं ना। सेठों को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं होता। किसी सेठ को 50,000 कमा के दो ना, तब जाकर वो अपने यहाँ पे 5,000 रुपये रखते हैं। और ऐसे मैं पूछूं कि यहाँ पर कौन बेईमान ना है? वकील और पुलिस क्या झूठे गवाह ना करा करते हैं? हाँ झूठे गवाह से गवाही दिखाते हैं, तो पुलिस झूठी केस बनाता है, तभी तो जाकर सब पैसे कमाते हैं। कहूँ ना दीदी, इस बार ना उनकी तनख्वाह और भी बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, पता चला महीने के 4-5 लाख तो कमाने लगे। 4-5 लाख का ना, पर 1.5 लाख का कोई शक ना है जी जितना देती हूँ। हाँ अच्छा और यानी अरे वो ना हुआ है। हाँ वो है तुम्हें कहाँ ना दीदी। अरे पता है दुनिया बोल रही है कि मैं तो कहने पसंद करवाऊंगी अपनी भाभी से ही, क्योंकि भाभी लाखों में एक पसंद करती है। अरे ओ जीजी, मुझे भी बहुत अच्छी कहने पसंद करना है, मैं भी चलूँ क्या? अरे ना ना तुम रहने दो, राम बुलाए तो बुलाइए। हाँ चलो चलो, हाँ चलो अभी रहने। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हो जा रही है। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से भी ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडी, बदतमीज, विलासी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी कल तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए।
क्या मैं आपको पढ़ाया था? ये बात नहीं है, आप अपने घर की गाड़ी है तो मैं अपनी बीवी को छोड़ क्या दिक्कत है? सुनो जी, मैंने सुनने की बात नहीं, जल्दी जाओ। हाँ। और हाँ, जयपुर से जो पर्दे मंगवाए थे ना, वो आ गए हैं। और झूमर भी जल्दी से आना, ठीक। लगाने में मदद करनी है कि नहीं? ठीक है। ठीक है दीदी, जब आने का जी करे ना, तब इस छोटी बहन को बोलेना, तुझे गाड़ी भिजवा दूंगी तुम्हें जाने के लिए। पहले तुझे जयपुर के पर्दे लगाए तो दूसरा मिल जाएगा। बढ़िया। ठीक है दीदी, सुनो भी जल्दी आना। अच्छा बस बस, इसके आगे का मुझे नहीं जानना। मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा, मुझे आगे भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरा घर तो बगल में ही है ना, राम लड़ी आपके इंतजार करेंगे, आप वहाँ आइए। और भैया से मिल लेता हूँ। अरे ये कोई नहीं दीजिए, मैं आगे हो गई। हाँ हाँ आपको क्या आशीर्वाद मिलेगी कि मैं अच्छा मेरा पकड़ लिया हूँ? हाँ, मुझे राम लड़ी प्यार है। बस आपको क्या आशीर्वाद चाहिए? मैं दो चार साल में ही मैं कुछ आदि बन के दिखा दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताऊँ, जी, कुछ भी कीजिएगा लेकिन हाथ पैर को संभाल के। ये बात सही थी। ये मैं अपने से ध्यान नजर बचाकर कोई काम नहीं करता, इसलिए कि मैं आपका पैसा काम कर सकता हूँ। ये तो बात है, ईमानदारी तो हर इंसान में है। बिल्कुल मुझे भी वही तो- जो पैसा कमाता हूँ उसी में खुश रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। देखिए दीदी, हमारे सेठ जी भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बेचारे ज़्यादा दिन नहीं आता है, 3 महीने रहता है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी थी कि क्या बताएं आपको। मुझे तो उन्होंने 10,000 रुपये में रखा था। आदमी की तुरंत इतनी अच्छी थी वो, 1 महीने में 25,000 कर दिया। इतनी ज्यादा तरक्की देखी नहीं मैंने। और आप अब जो है आप 1,20,000 आप लोग की वजह से कमाना है। बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे बढ़ता रहो। जी सर। ठीक है भाभी, करता हूँ जी काम। जी। यहाँ पैसे- भाई का मनोहर से घर आ गया। बार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ उसके इंतजार में घूम रहे, मगर वो कुमारी गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब ही न हुए। गुरु कुमारी को वह हर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे टूटा हुआ भाग हो, न कहीं फर्श न कहीं फर्नीचर न कहूँ। 2-4 टूटी टाटी दिपाइयाँ, एक लम्बी मेज, 4-5 पुरानी खाटी, यही उस घर की मिसाल थी। आज सुबह तक वो कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब उसे यह घर काटे खा रहा था। लड़की अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झेल दिया। उसके सिर में दर्द, वो किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अरे भाई, खाना नहीं बनाया अभी तक, कौन सी बहुत भूख है। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया। 2 दिन से 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया।
करनी है। अगर वो सभी भाग्यशाली है तो ऐसी किस्मत सबकी नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये पता करके ही रहूँगा। रूप 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 एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, किसी काम में उसका दिल न लगता। दिन भर अपने पति को कोसती, अपने नतीजों को रोती। घर का काम करना तो दूर, उसे किसी भी चीज में आनंद न आता। बेकार सी जाती रहती थी। बच्चे माँ से बोलते रहते थे और उमरनाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो कुछ सामने दे देती वो सब खाकर पेट भर लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौट कर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में जैसे दिया जलाई लगाना था। हाँ, मन ही मन उमरनाथ गुरु सेवक की तहकीकात में जरूर लगी कि आखिर गुरु सेवक इतना पैसा कमाता है तो कैसे। ईमानदारी से कमाना तो बहुत ही मुश्किल है। उनकी तहकीकात जारी थी, गुरु सेवक के लिए नहीं, अपनी गृह शांति के लिए। कहाँ गई थी? क्या है? सुनो, देखो कौन आया है। ये बात मैंने आप अचानक मैं जरा चाय का इंतजाम कर। नमस्ते भाई। आप अचानक कैसे आ गए? बैठने के लिए बोला भाई। वैसे तो आप जानते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है। वो तो भाई साहब ने बहुत जिद किया, वरना मैं तो उन्होंने कहा कि आज मेरी तरफ से दावत, मैं तो उनकी दावत को ठुकरा देता, लेकिन उन्होंने कहा ये तुम्हारी दीदी की तरफ से है तो मैं आपके दावत को कैसे ठुकरा दूं? दे देते। मेरी आपकी छोटे से पिंजरे में कैसे रह सकती है? मैं तो नहीं हो रहा है। सुनिए गुरु सेवक जी, पिंजरे में रहना ना घर में रहने से अच्छा होता है। पिंजरे में तो बेसहारा पक्षी रहते हैं और कटहरे में कुछ जंगली जानवर का निवास होता है। और बताइए। आज सब तो ठीक है, लेकिन आप कहें तो मैं आपके लिए इससे बहुत बड़ा कमरा आपको दिलवा दूं। मैं अपने घर के पास ही नहीं सब ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं जानती है। मेरी जो नौकरी है ना, उसके 100 बंगले ऐसे पड़े हुए हैं और सबका मुख्तार मैं हूँ। मैं चाहूँ जिसको भी चाहूँ, जिस बंगले में चाहूँ रख सकता हूँ। आप चिंता नहीं करें, एक पैसा आपको नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये काम तो कुछ नहीं, बस वही है, मशीनों को बाहर से मंगाते हैं और बेचते हैं। लेकिन ये रिसर्च अनिवार्य जो है, यदि एक बात सुनिए, अनिवार्य जैसे अनिवार्य ने हमारे सेठ जी के मरने के बाद सारी जिम्मेवारी हम पर डाल दी, हम पर। अगर मैं उसकी व्यापार को मैंने कहा था तो सब गर्द में चला जाएगा। आज जितने भी बिजनेस है सब मेरे तरफ है, इसलिए आज मैं जिसको चाहूँ खरीद सकता हूँ। मुझे जानते थे
की बात बताऊं? इसने लोहिया का इतना पैसा कहाँ से आता है ये किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। सिवाय मेरे। कहाँ से पैसा आता है? बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है। रुपया एकदम से। अरे मतलब ये हमारे खुफिया फरोज जो है सारे जगह फैले और मैं इन मशीनों के आड़ में वकील का बिजनेस करता हूँ। ये आदमी को क्या कहते हैं? बंगले। ड्रग्स बेचते हैं। आप जानते नहीं सबसे बड़ी बात क्या है? मैं जितने भी पुलिस और जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं सबको पैसा जो लगाना सारे के सारे को मुफ्त देता हूँ। किसी को बोलने का हक नहीं है और किसी को मजा नहीं जो मुझे हाथ पकड़ ले। लिखता हूँ 1 लाख मैं अपने खाते में लिखता हूँ 5 लाख रुपया और 4 लाख दी अपार्टमेंट। दीदी मैं आपके लिए कुछ सिखा मुझे भी चाहिए। बस आशीर्वाद दीजिए तेरे कि मैं बड़ा ये गुरुसेवा चलो ये बहुत अब मैं सोचा ठंडी हो जाओ नहीं मैं सोचता हूँ वो याद कर रहे हो मैं सोचता अच्छा दीदी नमस्ते दीदी चलो बाय दीदी बाय। ये आज क्या देख लिया मैंने? जिस गुरु सेवक को मैंने ईमानदारी की एक मिसाल समझी थी, जिस गुरु सेवक के लिए मैं अपने पति से सीधे वो बात नहीं करती थी, उनको उलाहना देती थी कि वो कुछ करते क्यों नहीं, वो कुछ ऊपरी आमदनी क्यों नहीं लाते। आज घृणा हो रही है मुझे उस झूठी पड़ेगी कमाई से, उस दौलत से नफरत हो रही है मुझे और अपने आप से भी घृणा हो रही है कि दौलत की चकाचौंध मेरी आंखों में पट्टी बांध दी थी जिससे मैं अपने घर की खुशहाली में खुद ही आनंद आ रही थी, अपने बच्चों को आ रही थी, अपने पति से छी मुझे तो शर्म आ रही है। लेकिन इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है किसका? क्या वो मेरी बहन रामदुलारी का दोष है या फिर उसके पति का दोष है? ये दोष है आप लोगों का। ये समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, एक बड़े का जाल बिछा हुआ है। आप जैसे लोग समाज आज उसी को पूछता है जिसकी इज्जत पैसों में होती है। किसी का बैंक बैलेंस कितना है, किसी के अकाउंट में पैसे कितने हैं, बंगला कितना है, गाड़ी कितनी है, ऐशोआराम के सामान कितने हैं, इससे इंसान का मोल लगाया जाता है। और हम जैसे लोग जिनके पति बेचारे ईमानदारी से रात दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी लाते हैं, उनका हम लोग 100 ताने मारते हैं, उनको सीधे को पास नहीं करते। आज मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने पति से नजरें कैसे मिला पाऊँ। क्या बोलूँ तुमसे? भाई गुरु सेवक क्या हाँ रहा था? वो बस खुफिया मनुष्य की दुनिया में आता है। मैं उसे घर छोड़ा। अच्छा किया। अच्छा रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? पुलिस से जिसका चक्कर तो नहीं लगा ना? मैं बता रहा था कि कहीं पुलिस किसी पीछे न पड़ी हुई हो और हम लोग गेहूं के साथ घूम की तरफ पीस न जाए। हाँ, इसी बात पे डर था मुझे। हाँ लेकिन मैंने उसे दारू पिला दिया था। आप पहले ये बताइए क्या उसने मिसेस लोहिया के साथ जाने के लिए बोला है आपको? पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे दारू पिला दिया था। अरे हाँ ये तो याद दिलाई। मुझे मिसेस लोहिया कहाँ जाने के लिए कह दिया। बेटे मैं जा रहा हूँ। आप चुपचाप से यही रहिए। आप चुपचाप कलर की कीजिए, उसी में हमारा चले आए। मिसेस लोहिया और
ये पितार्थ कर रखा था तो तुम विश्वास करती जो अभी बोल गया मैं कभी नहीं, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को खींच खिला सकता है। कभी नहीं सोच सकती। तो ऐसा हुनर मैं पैदा नहीं कर सकता जो गुरु सेवक में है। ये हुनर मेरे पास नहीं है। और साल में कहें कि वो हुनर आपके पास नहीं आए, आप जैसे हैं अच्छे। सच सच। मुझे बात नहीं है। आगे आगे आगे। अरे आप आ गए। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो अभी आपने देखा नाटक दो हमने। आइए नाटक को इस मंच तक लाने में जिनकी भूमिका रही है उनसे आपको परिचय कराओ। सर्वप्रथम गुरु सेवक की भूमिका में राजेश कुमार शर्मा, कृपया तालियों से स्वागत करें हमारे कलाकारों का ताकि उनका अभिनंदन ऊंचा हो। रूप कुमारी शबाना अफरी, और एक छोटी सी बच्ची जो बेटी की भूमिका अदा कर रही थी, बच्चे की भूमिका अदा कर रही थी, नमिता राज। और इस फूलों को माला में भिगोने के लिए आप सभी जानते हैं कि जरूरत होती है एक हुनर की, काबिलियत की, परिश्रम की, त्याग की, और उन सारी वस्तु, सारे तथ्य एक साथ समावेश होते हैं, उनको कहते हैं निर्देशक। और इस नाटक के निर्देशक और इसमें फूल कुमारी की भूमिका अदा कर रही थी, राम दुलारी की भूमिका अदा कर रही थी विक्की कुमारी। और हमारे इस नाटक में बेचारे पति की भूमिका में थे उमरनाथ की भूमिका में थे कुमार पांडे जी। और आप सभी सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय दिया और प्यार संस्था की ये प्रस्तुति थी दो बातें। और हमारे समाज में जी हाँ दोस्तों, आज भी ये होड़ लगी है, लोगों को फिर स्टेटस के हिसाब से लोग जानते हैं कि किसके पास गाड़ी है, किसके पास नहीं है, किसके पास कितने जवाहरात हैं। चार महिलाएं भी अगर एक जगह जुट जाए तो वो आकलन करती हैं उसके वस्त्र विन्यास से कि वो कितनी काबिलियत रखती है। लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी रास्ते का चयन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा समाज इसी से उसका आकलन करता है, उसके पैसे, उसके धन दौलत से। जबकि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत धन दौलत हो, जरूरत है कि हम किस रास्ते से अपने जीवन को ले जा रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से चले तो जरूर सुखमय जीवन मिलेगा। और बेईमानी और छल से कमाए गए दौलत से क्षणिक सुख मिलता है। यही प्रेरणा थी हमारे इस नाटक के द्वारा। और ये बहुत ही मैं कुछ थोड़ी बहुत कोशिश कर पाई हूँ, क्योंकि अभी प्रयास जारी है कुछ अच्छा करने की। सोच रही हूँ आगे भी अगर आप सबों का आशीर्वाद और अगर आप हौसला बढ़ाएंगे तो ये अंदर से मुझे आवाज़ मिलेगी हमें कि कुछ बेहतर करूँ। धन्यवाद एक बार फिर से आपको। थैंक यू। शुभ रात्रि।